नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो क्या आपने सोचा है कि आखिरकार नेपाल में 5 साल में 3 प्रधानमंत्री क्यों बन गए? आखिरकार क्यों बांग्लादेश में 73% वोट पाने वाली शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी? श्रीलंका में क्यों कैसे ये तख्ता पलट हुआ? और इन सभी जगहों का पैटर्न क्यों एक जैसा है? यहाँ तक कि भारत में भी सीएए विवाद हो या फिर किसान आंदोलन हो, देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप क्यों लगे? इसी साल वोट चोरी का दावा भी जोर शोर से किया गया ताकि किसी भी सूरत में मौजूदा सरकार पर दबाव बनाकर उसे अस्थिर किया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाए जाने तक के आरोप लगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो उसकी कितनी बड़ी कीमत हमारे देश को चुकानी पड़ती, क्या आपको इसका अनुमान है? आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि भारत के पड़ोसी देशों के ये तमाम हालात हमारे लिए कैसे संदेश देने वाले साबित हो सकते हैं। अगर भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली स्थिर सरकार नहीं होती तो भारत का क्या हाल होता। इतना ही नहीं, नेपाल में बवाल की जो असली कहानी है वो भी आपका दिमाग हिला देगी और कैसे भारत पर आगे खतरा हो सकता है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने नेपाल की घटना पर एक तंज कसते हुए कहा कि ऐसा किसी भी देश में हो सकता है। इशारा भारत की तरफ था। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ नेपाल के इस बवाल से ताकि आप अंदर की पूरी कहानी को समझ सकें। नेपाल में जो आज आप देख रहे हैं वो आज का बोया हुआ बीज नहीं। 1990 के दशक से ही नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल रही। पहले राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही आई और फिर लोकतांत्रिक सरकार आई। लेकिन नेपाल में करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ और इस बार का जो प्रदर्शन हुआ वो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर बैन ने इस गुस्से को और भड़का दिया और फिर इस तांडव जैसे बवाल के लिए बैन को ही जिम्मेदार मान लिया गया। जबकि इस तरह के राजनीतिक उथल पुथल को समझने वाले जानकार ये मानते हैं कि ये सब एक प्लान्ड वे में किया गया विदेशी ताकतों का किया धरा है, ऐसे आरोप है। इस तरह के आंदोलन और कोहराम के पीछे विशेष रणनीति होती है जो देखने में तो आम और साधारण लोगों का गुस्सा लगता है, दरअसल इनके पीछे मास्टरमाइंड बड़े लोगों का होता है। अगर आप गौर करेंगे तो ये सेम पैटर्न आपको बांग्लादेश और श्रीलंका में भी दिखाई देगा और इसी पैटर्न ने ही नेपाल को भी पलट कर रख दिया। नेपाल में भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होने की खबरें लगातार सामने आती रहीं और यही वजह बनाकर जनता सड़क पर आई। लेकिन कुछ तस्वीरें जो वहां से आई वे अपने आप में कहानी बयां करने के लिए काफी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहां अब एक ऐसे नेता की मांग हो रही है जो युवा हो, क्योंकि अभी तक देखा गया कि 75 से 80 साल तक के लोग ही नेपाल में सरकार चलाते आए। टॉप पदों पर कोई युवा नेता नहीं। युवा नेता की मांग को लेकर अब आंदोलन में आवाज उठी है। सोशल मीडिया पर बैन का ये मुद्दा ही आंदोलन की एक बड़ी वजह बना, क्योंकि ज्यादातर युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अचानक सोशल मीडिया पर बैन ने युवाओं के गुस्से को भड़का दिया और आंदोलन को लीड भी किया तो जेन ज़ीज थे, यानी कि वो युवा जो इनकी उम्र 13 से 28 साल की है। अब बस यहीं से ही इस पूरे आंदोलन की स्क्रिप्ट को समझने की जरूरत है। ये वो युवा हैं जिन्हें अपने हिसाब से समझाना या मैं फिर ये कहूँ कि इन्हें बरगलाना आसान होता है। इस यंग जनरेशन को बताया गया कि फेसबुक, इंस्टा पर बैन को कैसे प्रोटेस्ट इसका करना है और वीडियो कैसे बनाकर अपलोड करनी है। हर तीसरे पोस्ट में जनता की सुनो, सरकार करप्ट है, बदलाव लाओ जैसे नारे ही चारों तरफ दिखाई दिए। लेकिन देखने में साधारण लगने वाला ये आंदोलन अब विदेशी ताकतों के हाथ होने के आरोपों से घिर गया है। इसके पीछे की कहानी बड़ी अलग है। पूरे घटनाक्रम को आप समझेंगे तो दंग रह जाएंगे। हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया, जिसे भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के खिलाफ आवाज बनाने का हथियार माना गया। युवा खासकर जेन ज़ी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पुरानी पीढ़ी के नेताओं के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला और गुस्सा भी इस कदर कि तमाम सार्वजनिक और सरकारी प्रॉपर्टीज को आग के हवाले कर दिया गया। 8 सितंबर को काठमांडू में हिंसा भड़क गई जब पुलिस ने रबर बुलेट्स और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों के मारे जाने की खबरें भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई, जहां संसद और मंत्रालयों को नुकसान पहुंचाया गया।
इतना ही नहीं, विरोध के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ बैन का ही नहीं था। दावा है कि ये भ्रष्टाचार की जड़ों के खिलाफ था, जहां 75 से 80 साल के नेता युवाओं को मौका नहीं दे रहे थे। यह आंदोलन श्रीलंका में हुए साल 2022 के और बांग्लादेश में हुए साल 2024 की यादें ताजा कर रहा है। युवाओं ने तख्ता पलट का जिम्मा संभाला। और अब आप यहाँ गौर से देखिए, सेम पैटर्न्स एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। नेपाल में विदेशी ताकतों की भूमिका होने की संदिग्ध बातें भी ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर माहौल गर्म हुए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, ऐसी ही कहानी साल 2024 में हमने बांग्लादेश में भी रची गढ़ी देखी। जून 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे जुलाई क्रांति या फिर जेनजी क्रांति कहा गया। कोटा 30% स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए था, जो छात्रों को अन्यायपूर्ण लगता था। आपको बताऊं कि शेख हसीना कोई मामूली नेता नहीं थी। जबरदस्त जन समर्थन उनके पास था। हसीना की अवामी लीग ने जनवरी 2024 के चुनावों में 73% वोट हासिल किए थे, लेकिन विपक्ष ने इसे बहिष्कार किया। दावा किया कि शेख हसीना निष्पक्ष तरीके से जीती नहीं, बल्कि इसके पीछे भ्रष्टाचार है। उनके ऊपर भी यही आरोप लगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये सब ने देखा। शेख हसीना को भी इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद अंतरिम सरकार बनी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। तब भी साजिश के आरोप लगे कि बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने छात्र आंदोलन का फायदा उठाया, मगर यहाँ भी मीडिया रिपोर्ट्स में विदेशी ताकतों की बातें सामने आईं। और अगर इसके थोड़े से और हम पहले जाएं तो साल 2022 में श्रीलंका में जहां अरागलाया आंदोलन ने राष्ट्रपति राजपक्षे को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आंदोलन मार्च साल 2022 में शुरू हुआ, जब आर्थिक संकट चरम पर था। विदेशी मुद्रा खत्म हो गई, ईंधन खाद्य की कमी हो गई, महंगाई 70% तक बढ़ गई। राजपक्षे परिवार ने साल 2009 के गृह युद्ध के बाद विदेशी कर्ज लिया, लेकिन आरोप लगे कि इसे भ्रष्टाचार और विलासिता पर खर्च किया गया। वहां भी सरकार चली गई। यहाँ भी साजिश के आरोप लगे और विदेशी ताकतें ही सत्ता को हिलाने में कामयाब हुई। ये तमाम आरोप है। जियोपॉलिटिक्स में भारत के पड़ोसी देशों में मौजूद सरकारों के अस्थिर होने से भारत पर भी इसका असर पड़ता है। शरणार्थी, दहशतगर्दी और व्यापार प्रभावित होते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सत्ता को पलटने की कोशिशें भारत में भी हुई। सीएए विवाद कितना ज्यादा गहराया, और तो और किसान आंदोलन में भी विदेशी ताकतों के हाथ होने के आरोप लगे। लेकिन भारत में मौजूदा वक्त में एक मजबूत स्थायी सरकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले वो गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माना जाता है कि मोदी के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और उनकी टीम में बड़े अनुभवी नेता। और यही वजह है कि वो अपने तमाम विरोधियों और चुनौतियों पर कई मौकों पर विजय हासिल कर लेते हैं। सरकार मजबूत थिंक टैंक के साथ सोच समझ कर बड़े फैसले लेती है, ठोस कदम उठाती है। तमाम संकटों, परेशानियों और बाहरी चुनौतियों के बावजूद सरकार का मजबूत और निर्णायक होना सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। देश आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। मौजूदा सरकार अगर 24/7 कार्यशील नहीं होती तो शायद ये ना हो पाता। नरेंद्र मोदी की सरकार बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों से लड़ रही है। लाख कोशिशें की गई भारत को दबाने की। भारत दबा नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ आगे बढ़ा, विकल्पों पर काम किया। लेकिन खतरा भारत के ऊपर भी है। जिस तरीके से देश में माहौल बनाए जा रहे हैं, संजय राउत जैसे नेता बयान देते हैं कि देश में ऐसे हालात किसी भी देश में हो सकते हैं। हालांकि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन पड़ोसी देशों में इस तरह के हालात हमारे देश के लिए भी एक खतरे की घंटी की तरह संदेश देने वाले हो सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी सरकार में बड़े और पेचीदा मुद्दों को गंभीरता और संयम से मैनेज करने की क्षमता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर अगर भारत में नरेंद्र मोदी जैसी सरकार नहीं होती तो भारत के लिए भी अलग अलग मोर्चों पर संकट मौजूद है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, आंतरिक हो, या फिर बाहरी सुरक्षा की चुनौतियां, या फिर विरोधी ताकतों का भारत को आंखें दिखाना। इतना ही नहीं, क्वाड, G20 में भारत की आवाज शायद कमजोर होती। एक्सपर्ट्स के अनुसार सीएए, किसान आंदोलन जैसे विवादों को विदेशी ताकतें भुनाती।
आज दुनिया की नजर भारत पर है क्योंकि भारत उभरती हुई महाशक्ति है, तेजी से विकास करता देश है। मगर इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत के खिलाफ साजिशें जारी है। इसलिए हम सभी भारतीयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने देश को मजबूत बनाए रखने के लिए एकजुट रहें। किसी के बहकावे और बरगलाने में हरगिज ना आए, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो सबसे ज्यादा विरोधियों के सॉफ्ट टारगेट पर होती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर अपडेट रहना चाहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। नई अपडेट्स के साथ होंगी जल्द हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार।